नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं भाई। ठीक है, तो कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे भाई। ठीक है, आप लोगों की समझ में आ भी रहा है या नहीं? ठीक है, कोई टॉपिक अगर ऐसा है, कोई शब्द ऐसा है जो आपकी समझ में नहीं आया है, तो प्लीज़ उसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिया करें। ठीक है, और उसके बारे में मैं आपको अगली क्लास में या वहीं पर कमेंट बॉक्स में ही उसका आंसर आपको जरूर दूंगा। ठीक है, तो कोई भी समस्या है, किसी भी प्रकार की समस्या है आपको, ठीक है, आपकी फर्स्ट पेपर से संबंधित, ठीक है, और दूसरे पेपर में भी आपका इतिहास से संबंधित अगर कोई टॉपिक है, कोई ऐसा विषय है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा, या कोई आपका ऐसी समस्या है जो आपको जिसमें आपको दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो उसके बारे में आप लोग जो है पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारी क्लास रहेगी ये रहेगी क्लास नंबर 12। ठीक है, इससे पहले 11 क्लासें आपकी आपकी इस यूनिट की यूनिट नंबर 10 पढ़ रहे हैं, तो यूनिट नंबर 10 की इससे पहले 11 क्लासें आ चुकी हैं और आज 12वीं क्लास में आपको करा रहा हूं। आज हमको जो पढ़ना वो पढ़ना है गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम। गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम हमको पढ़ना है। ठीक है, तो इसके बारे में आज बात करेंगे कि ये है क्या। ठीक है, गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम क्या है, उसी के बारे में आज हमको बात करनी है। ठीक है, चलिए जी, तो करते हैं अपनी क्लास को आज स्टार्ट। यदि आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले भाई। ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें तथा शेयर करें। ठीक है भाई, देखिए आप लोग जो है वॉचिंग तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ठीक ठाक आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आप लोग जो है ना वीडियो को लाइक नहीं कर रहे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। ठीक है, तो लाइक तो पक्का कर ही दिया करें। ठीक है, शेयर अगर आपको लग रहा है कि करना है तो कर दिया करें, वरना लाइक तो जो है वीडियो को जरूर कर दिया करो भाई। और अगर कोई समस्या है किसी भी प्रकार की, ठीक है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर उसमें कमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, या आपकी समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। ठीक है, गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम के बारे में पढ़ेंगे आज। तो गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम को पढ़ते हैं। समय के साथ भारत में शिक्षा के स्वरूप, भारत में क्या है, ठीक है, समय के साथ साथ भारत में शिक्षा का स्वरूप बदला है और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रमों का विकास हुआ है। पारंपरिक का मतलब है जो लगातार पिछली, जो पारंपरिक का मतलब होता है जो आपका प्राचीन काल से चला रहा है। ठीक है, प्राचीन काल से जो व्यवस्था चली आ रही है उसको कहा जाता है पारंपरिक व्यवस्था। अधिगम का मतलब होता है सीखना। ठीक है, कुल मिलाकर गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम का मतलब है कि एक ऐसी व्यवस्था या ऐसा कार्यक्रम या सीखने का ऐसा कार्यक्रम जो प्राचीन काल से अलग हो या प्राचीन काल से हटकर हो, जो पहले से परंपरा चली आ रही है उससे थोड़ा हटकर हो, या नए आधारों पर, नए सिद्धांतों पर या नए टॉपिकों पर वो कार्यक्रम स्थापित किया गया हो, जिससे बच्चे को नई नई बातें सीखने को मिले, उसी को कहा जाएगा गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम। देख लेते हैं क्या दिया। समय के साथ भारत में शिक्षा का स्वरूप बदला है और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रमों का विकास हुआ है। ये कार्यक्रम पारंपरिक शिक्षा के ढांचे से बाहर जाकर समाज की बदलती जरूरतों और जीवन के साथ तालमेल रखते हुए तैयार किए गए हैं। यानी कि आज के अनुसार, आधुनिक काल के अनुसार, वर्तमान काल के अनुसार जो व्यवस्था बदली है, जो इंसान की जरूरत है, जो इंसान के जीवन के तालमेल, ताकि वो जो है मानव के जीवन से उसका तालमेल बैठाया जा सके, तो उसको आधार करके उसको आज जो है सेंटर में रख के ये कार्यक्रम तैयार किया गया है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य सभी वर्गों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना है। कुल मिलाकर चाहे किसी भी धर्म, जाति, वर्ग, ठीक है, आपका महिला या पुरुष जेंडर, ठीक है, तो किसी भी आधार पर हो तो सबको या सभी वर्गों को इसमें शिक्षा अवसर या शिक्षा का अवसर प्रदान करना है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। ठीक है, चाहे वो ग्रामीण इलाकों में हो या शहरी क्षेत्रों में रह रहा हो, ठीक, तो सभी को जो है शिक्षा प्रदान करनी है। जैसे अभी आप देख रहे हैं आपका ऑनलाइन क्लास, और इस क्लास को बच्चे शहर में भी देख रहे हैं, गांव में भी देख रहे हैं, खेत में बैठ के भी देख रहे हैं। ठीक है, मतलब हर जगह आप कहीं भी मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से अब मेरी इस क्लास को आप देख सकते हैं। तो इसको कहा जाएगा क्या? गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम। ठीक है भाई, चलो जी आगे चलते हैं। ओपन यूनिवर्सिटी सबसे पहला एग्जांपल है इसका। ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू जिसको कहा जाता है, कहां पे भाई? ये कई बार एग्जाम पूछ रहा है कि है कहां पे? दिल्ली में। ठीक है, चलिए जी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय, यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल, ठीक है, ओपन यूनिवर्सिटी। इग्नू का मतलब होता है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, यानी कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। इग्नू की स्थापना कब की गई? 1985 में। कौन थे प्रधानमंत्री? राजीव गांधी। तो राजीव गांधी के काल में इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जो डिस्टेंस लर्निंग और ओपन लर्निंग के क्षेत्र में प्रमुख संस्था बन गई। ठीक है जी,
तो ये प्रमुख संस्था बन गई और इससे आप कहीं भी, कहीं का भी बच्चा कहीं पर भी शिक्षा प्राप्त कर सकता है, शिक्षा प्राप्त कर सकता है। ठीक है, इग्नू का उद्देश्य क्या है? विशाल जनसंख्या को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराना, यानी कि भारत में जो आबादी है, जितनी बड़ी आबादी है, उस आबादी को शिक्षा प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, कब स्थापना हुई थी? तो 1985 में। उद्देश्य क्या है? विशाल जनसंख्या को शिक्षा प्रदान करना, जिससे लोग अपने घर बैठे अध्ययन कर सकें, यानी कि इसमें विद्यालय में जाने की जरूरत नहीं होती, आप अपने घर से बैठे बैठे ही डिग्री प्राप्त कर सकते हैं या डिप्लोमा प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ स्नातक, स्नातकोत्तर और डिप्लोमा कार्यक्रमों की सुविधाएं भी दी जाती है, यानी कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इसके अलावा डिप्लोमा के पाठ्यक्रम भी यहाँ से दिए जाते हैं। इग्नू में छात्रों को समय और स्थान के हिसाब से शिक्षा प्राप्त करने का लचीलापन मिलता है। कुल मिलाकर आपका जहां भी आप रह रहे हो उस स्थान पर, दूसरा समय पर, समय मतलब जो ना, आप सुबह कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, रात को कर सकते हैं, किसी भी समय इसमें पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, जिससे वे अपनी व्यावसायिक और व्यक्तिगत जिम्मेदारियों के साथ शिक्षा हासिल कर सकें, यानी कि अपने जीवन में इंसान रोजगार के साथ साथ शिक्षा प्राप्त कर सकता है कुल मिलाकर। ठीक है, या अपनी जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ भी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। यही इसका मेन उद्देश्य था। किसका? इग्नू का। स्थापना कब हुई? 1985 में, याद रखिए भाई। ठीक है, इसके बाद MOOCS, स्वयं। ठीक है, NPTEL, ठीक है, MOOCS यानी कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स का उद्देश्य क्या है? लाखों छात्रों को ऑनलाइन के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। तो इसका भी उद्देश्य क्या है? बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, उच्च गुणवत्ता की, यानी कि बेहतरीन क्वालिटी में। इसके माध्यम से छात्र बिना किसी शारीरिक उपस्थिति के अपने घर से ही उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि आपको किसी संस्थान में जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलो जी आगे देखते हैं। स्वयं को देख लेते हैं। स्वयं क्या है? भारत सरकार द्वारा स्थापित एक MOOC प्लेटफॉर्म है जो उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा को मुफ्त में उपलब्ध कराता है। यह प्लेटफॉर्म विभिन्न विश्वविद्यालयों, संस्थानों से पाठ्यक्रमों को ऑनलाइन उपलब्ध करवाता है, यानी कि आप जो है किसी भी विश्वविद्यालय से ऑनलाइन या संस्थान से ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध करा सकते हैं इसके माध्यम से। ठीक है, NPTEL क्या है भाई? नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इनहेंस्ड ऑफ लर्निंग। ठीक है, यह एक अन्य महत्वपूर्ण MOOC प्लेटफॉर्म है जो प्रमुख भारतीय प्रौद्योगिकी यानी कि IT के क्षेत्र में, ठीक है, संस्थानों जैसे IITs, IISc द्वारा चलाया जाता है। इसमें प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, विज्ञान और कला के विभिन्न क्षेत्रों में पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। सॉरी भाई। ठीक है, तो क्या है? ठीक है, NPTEL क्या है भाई? ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप जो है IT के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, ठीक है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, यानी कि विभिन्न पाठ्यक्रमों में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से स्वयं है, ठीक है, और दूसरा है आपका जो IT के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में या विज्ञान के क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त या कला के क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो वे आपका NPTEL के माध्यम से भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है भाई, आगे दोनों बातें समझ में? चलो जी, इसके बाद ऑनलाइन या डिस्टेंस एजुकेशन, इसके बारे में देख लेते हैं भाई। ऑनलाइन शिक्षा और डिस्टेंस एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है भाई? इसका मुख्य उद्देश्य है उन छात्रों तक शिक्षा पहुंचाना जो समय या स्थान की वजह से पारंपरिक कक्षाओं में भाग नहीं ले सकते। जैसे मान लो मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपको सेंटर पर आने की जरूरत है। ठीक है, आपको जो है हमारी मेकेजी क्लासेस पर जो मुजफ्फरनगर में क्लासेस चलती हैं तो वहां पर सेंटर पे आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपको यूट्यूब के माध्यम से ही आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा। दूसरा, इसमें आपकी समय की कोई बाउंडेशन नहीं कि भाई आपको उसी समय आना है। ठीक है, आप किसी भी समय 24 घंटे में किसी भी समय जब भी आपको समय लगे तभी आप जो है इस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पर उपलब्ध है। दूसरा, स्थान मतलब कि आपको किसी एक स्थान पर जाने की जरूरत नहीं है, आप कहीं भी हो, ठीक है, बस में हो, ट्रेन में हो, ठीक है, या धरती पे हो या आकाश पे हो, ठीक है, गांव में हो या शहरों में हो, आप कहीं भी हो, ठीक है, कहीं भी हो वहीं पर आप जो है ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसी को डिस्टेंस एजुकेशन भी कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार शिक्षा के लिए विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे
कुर्सरा, ईडुक्स, ठीक है जी, इडेमी, इसके अलावा फ्यूचर लर्न्स उपयोग में आते हैं। तो ये कुछ ऐसे ऐप्स हैं, कुछ ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जहां से आप ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से जैसे हम लोगों ने चला रखा है आप लोगों के लिए क्या, यूजीसी नेट हिंदी माध्यम। यूजीसी नेट हिंदी माध्यम उन बच्चों के लिए है जो हिंदी माध्यम में तैयारी करते हैं, क्योंकि हिंदी माध्यम में मैंने देखा है यूट्यूब पर कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो हिंदी माध्यम से यूट्यूब जो है यूजीसी नेट की तैयारी कराता हो। ज़्यादातर जो है आपके अगर देखोगे आप, ठीक है, बड़े बड़े कोचिंग सेंटरों में भी, बड़े बड़े यूट्यूब चैनलों पर भी आपको हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, कंटेंट आपका हिंदी में छाप देंगे और बोलेंगे इंग्लिश में, या फिर जो है ना कंटेंट इंग्लिश में रहेगा उसको समझा देंगे हिंदी में, ठीक है। तो पूरी तरह से हिंदी में नहीं वे लोग समझाते, ठीक है, इनके बाइलिंगुअल पढ़ाने का प्रयास करते हैं और उसमें ना तो हिंदी माध्यम के बच्चे ना तो इंग्लिश में समझ पाते बेचारे और ना ही हिंदी में समझ पाते, ठीक है। तो हिंदी में आपको इसीलिए जो ना हम लोगों ने आपको केवल हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए, ठीक है, केवल हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए ही ये चैनल बनाया है, ठीक है, और पूरी तरह से हिंदी में आपको इसमें पढ़ाया जाता है, हिंदी में ही आपको पीडीएफ दी जाती है इसमें सब कुछ, ठीक है, चलिए जी, और हिंदी में ही आपको बताया जाता है। तो कुल मिलाकर ऑनलाइन की अगर बात करें क्लास की, तो ऑनलाइन शिक्षा में शैक्षिक सामग्री, वीडियो लेक्चर, क्विज और इंटरएक्टिव टूल्स का उपयोग किया जाता है। जैसे आप लोगों को देखो, एक तो आपका शैक्षिक सामग्री, ठीक है, इनके शिक्षा से संबंधित जो सामग्री है, जैसे बोर्ड है, ठीक है, माउस वगैरह होता है, कंप्यूटर होता है, लैपटॉप वगैरह होता है, मोबाइल वगैरह होते हैं, ये एक तो टूल्स आएंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, वीडियो लेक्चर। वीडियो लेक्चर जैसे आप लोगों को मैं अब दे रहा हूं उसको वीडियो लेक्चर कहा जाएगा। क्विज यानी कि जैसे मैं आपको पीवाईक्यू भी कराता हूं। इसके अलावा आपके इंटरएक्टिव टूल्स यानी कि और बहुत सारे टूल्स ऐसे होते हैं जिनका उपयोग करके ऑनलाइन क्लासे या डिस्टेंस एजुकेशन बच्चों को प्रदान की जाती है, ठीक है जी। चलिए भाई, इसके बाद निष्कर्ष देख लेते हैं, इसका निष्कर्ष क्या है, ठीक है। निष्कर्ष की अगर मैं बात करूं, निष्कर्ष से पहले एक बार फिर से दोबारा से मैं आपको इसमें रिपीट कर देता हूं, ठीक है। चलो जी, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। छोटी सी क्लास थी, इसमें कोई ज्यादा बड़े योजना इसमें टॉपिक नहीं है, ठीक है, आसान सा है और आसानी से आपको जो है इसमें एक नंबर आपको मिल जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका इस क्लास से आपका आएगा लगभग देखने को, ठीक है। तो गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम क्या, अधिगम मतलब सीखना, ठीक है, गैर पारंपरिक मतलब जो प्राचीन काल से नहीं चलाए आ रही है, नई नई तकनीक के ऐसे कार्यक्रम जो जिनसे बच्चों को कुछ सिखाने का प्रयास किया जाता है, पढ़ाने का प्रयास किया जाता है। तो समय के साथ भारत में शिक्षा का स्वरूप बदल रहा है, आप लोग देख ही रहे हो। प्राचीन काल में क्या था कि आपका गुरुकुल में पढ़ाया जाता था, प्राचीन काल में गुरुकुल में पढ़ाया जाता था। उसके बाद क्या हुआ कि सरकार ने स्कूल बनाए थे, अंग्रेजी सरकार आई, आप सभी को पता है। इससे पहले मैंने आपको जो ना कुछ अंग्रेजी सरकार के आपके आयोग या कमीशन पढ़ाए थे। तो सबसे पहले मैकाले समिति जो आई थी 1835 में, ठीक है, उसके माध्यम से स्कूल खोलने की बात कही गई, ठीक है। वैसे तो प्राचीन काल में जो उससे पहले भी कुछ स्कूल खुल चुके थे, लेकिन पहली बार, ठीक है, पहली बार किसी सरकार ने जो है शिक्षा के माध्यम से कुछ काम करने का प्रयास किया गया। और पहली बार जो है कंपनी को यह आदेश दिया गया था 1813 के चार्टर एक्ट में कि भाई 1 लाख रुपए एक साल में शिक्षा पर खर्च करने हैं भारत में। कौन करेगी? ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी जो भारत में शासन कर रही थी उस समय। तो 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था उसमें प्रावधान किया गया। उसके बाद 1935 में जाकर एक समिति बनाई गई जिसको मैकाले समिति कहा गया। उस समिति ने सिफारिश की कि भाई बच्चों को अंग्रेजी में शिक्षा दी जाए। उसके बाद वुड का डिस्पैच आया, ठीक है, कब आया? 1854 में, ठीक है। तो उसके साथ साथ ही आपका शिक्षा का विस्तार होता चला गया, ठीक है। तो क्या लिखा? ये कार्यक्रम पारंपरिक शिक्षा के ढांचे से बाहर जाकर समाज की बदलती जरूरतों, जैसे आज इंसान इतना बिजी है कि वो विद्यालय में नहीं जा सकता। मान लो आपकी जॉब लगी और आप जॉब लगने के बाद भी पढ़ना चाहते हैं तो आप विद्यालय में तो जा नहीं सकते क्योंकि जॉब करते हैं। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं आप? ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से, ऑनलाइन वीडियोज के माध्यम से, ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से आप अपनी शिक्षा को पूरा कर सकते हैं या अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य सभी वर्गों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना। देखो जैसे मैं आपको अब आज फिलहाल में पढ़ा रहा हूँ, तो आज देखो भाई ऐसा इंसान कोई नहीं है जिसके पास मोबाइल ना हो, ठीक है। आजकल जो है, ठीक है, अगर इंसान भी होगा कोई तो उसके घर में तो कम से कम जो है मोबाइल फोन होगा ही, ठीक है। तो मोबाइल फोन के माध्यम से, आप यूट्यूब के माध्यम से आज आप किसी भी कोर्स को, किसी भी प्रकार की पढ़ाई को या किसी भी प्रकार की एग्जाम की तैयारी को आप कर सकते हो और वो भी बिल्कुल फ्री में, ठीक है। उसके लिए आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कुल मिलाकर सभी वर्गों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना है, जो हो भी रहा है, चाहे वो ग्रामीण हो या ग्रामीण इलाके में हो या शहरी क्षेत्र में, यानी कि गांव में रहता हो या शहरों में रहता हो या किसी कितने भी पिछड़े हुए क्षेत्र में क्यों ना रहता हो, ठीक है। चलिए जी, तो ओपन यूनिवर्सिटी ये इसीलिए खोली गई थी भाई, कब? 1985 में। ओपन विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी
और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू के नाम से इसको जाना जाता है। विशाल जनसंख्या को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए इसका जो है निर्माण किया गया था और इसमें आपका तीनों प्रकार की डिग्री यानी कि स्नातक और आपकी यानी कि स्नातक कुल मिलाकर इसे कह सकते हैं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और डिप्लोमा सभी प्रकार के पाठ्यक्रम यहाँ से उपलब्ध रहते हैं। MOOCS ये भी एक इसी प्रकार की संस्था है। इसका उद्देश्य मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स इसको कहा जाता है। लाखों छात्रों को ऑनलाइन माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान इसमें की जाती है। ठीक है जी। इसके माध्यम से छात्र बिना किसी शारीरिक उपस्थिति के अपने घर से ही उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसमें आपको याद रखना है क्या, स्वयं भी एक ऐसी संस्था है जिसके माध्यम से बच्चों को विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों से पाठ्यक्रम को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा एक है आपका NPTEL, इसमें आपका IT के क्षेत्र के जो बच्चे हैं, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और विज्ञान, इसके अलावा कला के विभिन्न क्षेत्रों में पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं इस प्लेटफॉर्म पर। तो यहाँ से भी शिक्षा प्रदान की जाती है ऑनलाइन। जैसे आप देख रहे हो अभी ऑनलाइन शिक्षा या डिस्टेंस एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य उन छात्रों तक शिक्षा पहुँचाना है जो जिनके पास समय नहीं है, दूसरा स्थान यानी कि एक स्थान पर जाकर नहीं पढ़ सकते, ठीक है, उसकी वजह से पारंपरिक कक्षाओं में भाग नहीं ले सकते, यानी कि जो लगातार स्कूल हैं, विद्यालय हैं, उनमें वे नहीं जा सकते, तो उनको इसके माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। किसके माध्यम से? ऑनलाइन के माध्यम से। ऑनलाइन शिक्षा में शैक्षिक सामग्री, वीडियो, लेक्चर, क्विज और इंटरएक्टिव टूल्स आदि का उपयोग करके बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है। निष्कर्ष देख लेते हैं। भारत में प्राचीन काल, पारंपरिक यानी कि आधुनिक काल और गैर पारंपरिक जो फिलहाल वर्तमान में चल रहा है, जैसे ऑनलाइन क्लासेस, यानी कि गैर पारंपरिक में भी संस्थाएं शामिल होती हैं, उनको या उन टूल्स को या उन एप्स को शामिल कर सकते हैं आप, जिनमें आपको उपस्थित होने की जरूरत नहीं है, जैसे कि यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, ठीक है, ट्विटर है, फेसबुक है, इन सब के माध्यम से भी आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है भाई। अधिगम कार्यक्रम का इतिहास बहुत समृद्ध यानी कि प्राचीन है, बहुत जो है समृद्ध शक्तिशाली है। प्राच्य शिक्षा में धार्मिक, दार्शनिक और सांस्कृतिक ज्ञान पर जोर दिया गया है, जबकि पारंपरिक अधिगम कार्यक्रमों जैसे गुरुकुल और संस्कृत पाठशालाएं ने भारतीय ज्ञान परंपरा को संरक्षित किया है। गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम ने तकनीकी बदलावों के साथ मिलकर अधिक लचीला और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की है। कुल मिलाकर जो वर्तमान में जो आपको शिक्षा प्रदान की जा रही है वो एक ऐसी शिक्षा है जिससे आपको रोजगार भी मिलता है, ठीक है, जिससे छात्रों को बेहतर कैरियर के अवसर प्राप्त हुए हैं। आज के समय में डिस्टेंस एजुकेशन जैसे ऑनलाइन क्लासें हैं, MOOCs, ठीक है, MOOCS MOOCs और ऑनलाइन शिक्षा ने शिक्षा को सुलभ और सर्वजन के लिए उपलब्ध करा दिया है। तो आज के टाइम में यूट्यूब एक ऐसी क्रांति है जिसके माध्यम से जिस बच्चे के पास पैसा भी नहीं है, जिस बच्चे के पास पैसा नहीं और समय नहीं, वो भी शिक्षा प्राप्त कर सकता है, बशर्ते उसके अंदर पढ़ने की जिज्ञासा होनी चाहिए। अगर उस बच्चे के अंदर पढ़ने की जिज्ञासा है, उसके मन में पढ़ने की इच्छा है, तो उसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यूट्यूब के माध्यम से आज यूट्यूब पर लगभग आपको सभी कोर्स और सभी प्रकार की तैयारी, IAS, PCS, ठीक है, और किसी भी एग्जाम को ले लो आप, ठीक है, किसी भी प्रकार का एग्जाम ले लो, कुल मिलाकर कक्षा 1 से लेकर स्नातक या जो है पोस्ट ग्रेजुएशन तक के, ठीक है, सभी कोर्स आपके फ्री में कराए जाते हैं, टीचर फ्री में पढ़ाते हैं। इसके अलावा आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप लोगों को जो है अभी फ्री में आपको पढ़ाया जा रहा है, तो नेट की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। तो यूट्यूब के माध्यम से आप, या इंस्टाग्राम के माध्यम से, या टेलीग्राम के माध्यम से, या फेसबुक के माध्यम से इतनी वीडियोज, इतनी क्लासें आपको देखने को मिलती हैं, सुबह से शाम तक चलती रहती हैं कि आपको कोई दिक्कत, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो बिना पैसे के भी आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं भाई, ठीक है। चलिए जी, तो ये थी भाई आप आज की आपकी क्लास, ठीक है। अगली जो क्लास रहेगी उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आज जो हम लोगों ने पढ़ा है वो पढ़ा है भारत में प्राच्य और पारंपरिक, तो हमने इसे पहली क्लास में पढ़ा था। आज पढ़ा गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम। तो कुल मिलाकर आपके 10वीं यूनिट की ये 12वीं क्लास थी, और 12वीं क्लास में हमने 3 टॉपिक पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। उच्च शिक्षा, अधिगम संस्थाएं और प्राचीन भारत में शिक्षा, ये पूरा कर चुके हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध का
उद्भव ये भी पूरा हो चुका है। भारत में प्राच्य और पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम भी आपका अब इस क्लास में कंप्लीट हो चुका है। अब रह गया आपका कौन सा, क्या, व्यवसायिक तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा, ये एक क्लास में पूरा हो जाएगा। मूल्य शिक्षा और पर्यावरण परक शिक्षा, लगभग इसमें आपकी 2 क्लासें होंगी। और नीतियां, सुशासन और राजनीतिक तथा प्रशासन, 1 या 2 क्लास में ये आपका, यानी कुल मिलाकर अभी आपकी 4 से 5 क्लास और भी इस यूनिट की रहने वाली है। देखो कितना डीप में पढ़ा रहा हूँ, एक ही यूनिट की आपकी लगभग 15 क्लासें मैंने आपकी करा दी है, ठीक है, लगभग 15 क्लासों में आपका कराऊंगा, ठीक है। तो 12 क्लासें आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, 12 क्लासें अब तक आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, यूनिट 10 की है, ठीक है। तो एक एक शब्द बिल्कुल डिटेल से आपको और बड़े प्यार से, ठीक है, बहुत आराम से आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है। और भाई उम्मीद है कि आप लोग जो ना इस बार, ठीक है, कम से कम फर्स्ट पेपर में तो ये मान लो कि 50 में से 40 प्लस क्वेश्चन करके आओगे पक्का, ठीक है, 40 प्लस क्वेश्चन आप लोग पक्का करके आओगे। और सभी के सभी जो ना इस बार, ठीक है, नेट आपको जरूर निकालना है, कुछ बच्चे तो जो ना JRF भी क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए भाई, तो आज की क्लास पर है समाप्त, नमस्कार, ठीक है। और जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, देखो वे सभी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ठीक है, और वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें भाई, नमस्कार।